अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मरतबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अज़ीज़ और हम सब के लिए ढेरों ढेर दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज हम दिखाएंगे आपको तारीख़ के वो औरात जहां पर झांकेगी तारीख़ सिक्कों की नज़र से, और इसके लिए लाहौर म्यूज़ियम से बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती। तो आइए देखते हैं आज तारीख़ के एक नए पहलू को सिक्कों की शक्ल में, जो आपको नज़र आएगी यहाँ पर लाहौर म्यूज़ियम में। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर म्यूज़ियम की उस गैलरी में दाखिल हो रहे हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ अहद के सिक्के अपने दौर की दास्तान सुनाते दिखाई देते हैं। नाज़रीन, इस गैलरी में दाखिल होते ही आपके बाएं जानिब जो पहला केस आपको दिखाई देता है, इसमें 5 मार्क सिक्के आपको दिखाई देंगे जो बरसगीर के सबसे कदीम सिक्के कहलाए जाते हैं। और इसमें आपको मुख्तलिफ़ अशकाल दिखाई देंगे, कुछ प्याला नुमा आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा रेक्टेंगुलर शेप में है, गोल है, चौकोर है। इसमें मुख्तलिफ़ अहद के सिक्के मौजूद हैं जिनमें बाख्तरी अहद के सिक्के हैं और अगालथाक्ल इस्लामी अहद है जो कि 185 BC पर मुहित है। उसके अलावा अपोलोडोट्स अव्वल उनके दौर के सिक्के यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी बाख्तरी अहद ही के कुछ सिक्के जो है वो नुमायाँ किए गए हैं। इसके अलावा आगे अंडोसा का अहद जो है वो हमें दिखाई देता है, और अंडोसा के अहद में जो सिक्के नज़र आते हैं उसमें भी मुख्तलिफ़ अदवार जो हैं वो साथ साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें इंडो पार्थी अहद के सिक्के भी मौजूद हैं। पार्थिया का इलाका जदीद इराक, ईरान और मगरबी अफगानिस्तान पर मुश्तमिल था। 230 कबल मसीह में वस्ती एशिया के एक खाना बदोश कबीले ने सलवैस सल्तनत के खंडरात पर उसकी बुनियाद रखी। इस खानदान का अहम सिक्का दिरहम था। इन सिक्कों पर बिलअमूम यूनानी जुबानों में तहरीरें थीं, जबकि चंद पुराने सिक्कों पर आरियाई और बाद के सिक्कों पर पहलवी तहरीरें भी मिलती हैं। चीनी ज़राए के मुताबिक शाका कौम खाना बदोश थी जो चीनी सल्तनत के मगरिब में रहती थी। दूसरी सदी कबल मसीह में यूची कबाइल ने इन्हें वहाँ से कश्मीर की जानिब धकेल दिया। यहाँ से ये लोग सिस्तान पहुँचे और वहाँ से सिंध के रास्ते पंजाब में दाखिल हुए और यहाँ की मुकामी यूनानी सल्तनत को शिकस्त देकर एक अपनी ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो सिंध के मशरक़ी और मगरबी हिस्सों पर मुश्तमिल थी। शाका खानदान 3 आज़ाद और खुद मुख्तार खानदानों में बटा हुआ था और हर खानदान के अपने सिक्के थे। इन अहद के सिक्कों पर यूनानी जुबान में खानदानों के नाम तहरीर थे। इसके अलावा इस अहद में एक बेनाम बादशाह के सिक्के भी बकसरत मिलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे सामने कुशान अहद के सिक्के और सासानी अहद के सिक्के मौजूद हैं। इस अहद में भी मुख्तलिफ़ हुक्मरान जो हैं वो गुज़रे हैं और हर हुक्मरान ने अपने अहद में अलग से सिक्के भी जारी किए। ये अहद तकरीबन 30 से 380 कबल मसीह का है। इसमें कजोला एड फाइसिस अव्वल हैं और उसके अलावा कनिष्का और हविष्का दौर के सिक्के भी मौजूद हैं जो आप यहाँ पर बखूबी देख सकते हैं। कजोला कैडफाइसिस ने यूनानियों को शिकस्त देकर शुमाली हिंदुस्तान में हुकूमत कायम कर ली। बाद अज़ा, कंशक, होशक और दिगर खानदान इसके बादशाह गुजरे। वेमा कैडफाइसिस के सोने के सिक्के खूबसूरती और बनावट के लिहाज से बेमिसाल हैं और इन पर 2 जुबानों यानी यूनानी और प्राकृत में इबारत दर्ज है। नाज़रीन, अब हम बढ़ रहे हैं गुप्ता अहद के सिक्कों की जानिब, जहाँ पर आपको समुद्रा गुप्ता और चंद्रा गुप्ता और कमारा गुप्ता अव्वल और दिगर जो हैं समानिस्का उनके दौर के भी सिक्के दिखाई दे रहे हैं। हर सिक्का अपने दौर की कहानी बयान करता दिखाई देता है। यहाँ पर आप अगर देखें गौर से इन सिक्कों को तो शायद किसी परिंदे की जो है मोर की तस्वीर भी आपको दिखाई देती है और इसमें आपको मुख्तलिफ जो हुक्मरान हैं अपने दौर के उनकी तस्वीरें जो हैं वो भी दिखाई देती हैं।
जानवर हैं मुख्तलिफ, जो यकीनन किसी न किसी तरह से उस हुक्मरान की बर्तरी को साबित करने के लिए नक्श किए गए होंगे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे सामने इस्लामिक सिक्कों का एक पैनल पूरा मौजूद है। इस्लामिक सिक्कों को देखते ही एक नुमाया फ़र्क नज़र आता है दिगर कदीम अदवार में और इस्लामिक अदवार में, कि यहाँ पर आपको तहरीर जो है वो दिखाई देती है, वहाँ पर हमें ज़्यादा शबीह दिखाई दी, मुख्तलिफ़ चीज़ों की, मुख्तलिफ़ जानवरों की और इंसानी शबीहें दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें तहरीर दिखाई देती है जिसमें कुरानी आयात हैं या शायद सलातीन के जो नाम हैं वो भी लिखे जाते रहे हैं। इनमें ज़्यादातर जो है वो सोने और चांदी के सिक्के जो हैं वो मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ अदवार का ज़िक्र है यहाँ पर, जिनमें कुतुबुद्दीन मुबारक शाह भी हैं और जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी भी हैं, नासरुद्दीन महमूद शाह, सलातीन दिल्ली जो है उन सब का यहाँ पर ज़िक्र है, और उन्हीं के दौर के सिक्के यहाँ पर मौजूद हैं जो इस्लामिक जो तहज़ीब और सकाफ़त है उसको उजागर करते दिखाई देते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक से सिकंदर शाह सूरी तक के जो सिक्के हैं वो मैं देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि एक अहद कैसे ख़त्म होता है और दूसरा अहद कैसे शुरू होता है। इन सिक्कों से हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं, बहुत से अदवार के बारे में सीखने को मिलती हैं। यहाँ पे मैं देख रही थी कि सिक्कों की शेप तकरीबन जो है वो गोल है, कहीं कहीं हमें त्रिकोणी सिक्के भी दिखाई दे रहे हैं। इस्लामिक जो आर्ट है वो यहाँ पर भी हमें नुमाया दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ अहद की तारीख़ जो है वो भी हमें दिखाई दे रही है। अगर आप इन सिक्कों को गौर से देखें तो ज़्यादातर पर हमें कलमा तैयबा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा सलातीन के जो नाम हैं वो लिखे हुए दिखाई देते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं द ग्रेट मुग़ल पीरियड के जो सिक्के हैं उनके सामने मौजूद हूँ और इनको देखकर जो है वो दिखाई देता है, इनको देख के नज़र आता है कि मुग़ल्स जो हैं वो कितने एस्थेटिक सेंस के मालिक थे। यहाँ पर आपको अकबर के अहद के कुछ सिक्के दिखाई देंगे, नसीरुद्दीन हुमायूं है, ज़हीरुद्दीन बाबर है। इसके अलावा जहांगीर के अहद के जो सिक्के हैं उसमें बहुत सी डाइवर्सिटीज़ और बहुत सी क्रिएशन दिखाई देती है। इन सिक्कों में भी जो एक नुमाया चीज़ है कि इस्लामिक आर्ट का जो है वो ख्याल रखा गया है, बादशाहों के नाम भी इस पे तहरीर हैं, कलमा तैयबा भी लिखा गया है। इनमें शेप्स में भी आपको थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा कि इसमें स्क्वायर शेप के भी हैं, बहुत बड़े गोल सिक्के भी हैं और छोटे गोल सिक्के भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो जहांगीर के दौर में मुझे एक डाइवर्सिटी नज़र आई कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो ज़ैडिक साइंस हैं उनको भी नुमाया किया गया है। जैसे आपके पास यहाँ पर पाइसेस जो है वो भी दो मछलियाँ बनी हुई हैं और वो पाइसेस को शो कर रही हैं। इसके अलावा एक्वेरियस है और ये कैप्रिकॉर्न, लियो, स्कॉर्पियो, तमाम जो हमारे ज़ैडिक साइंस हैं उनको यहाँ पर बनाया गया है। इसका मतलब कि उस दौर में भी लोग जो हैं वो इल्म नजूम पर यकीन रखते थे और उनको अहमियत भी देते थे। मुगलिया अहद के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में तैमूरी तर्ज पर चांदी के सिक्के जारी किए। इसके बाद तमाम फरमारवाओं ने अपने अपने अहद में मुख्तलिफ सिक्के जारी किए, जिनमें ज्यादातर नमूने शेर शाह के सिक्कों के नमूनों पर जारी किए। बादशाह अकबर के अहद में शेर शाह के सिक्कों के नमूनों पर नए सिक्के जारी किए गए। नाज़रीन, यहाँ पर शाहजहां से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक के सिक्के मौजूद हैं और इस तमाम पीरियड में बहुत से जो शहंशाह हैं वो गुज़रे। ये वो दौर था जहाँ पर अंग्रेज़ इस सरज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता जो अपने पंजे गाड़ना शुरू हो गई थी और बहादुर शाह ज़फ़र के दौर तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने तमाम ज़माम में इक़्तिदार जो है वो अपने हाथ में ले ली और मुग़ल हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। इब्तदा में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने मुगल तर्ज की मोहरें और रुपए जारी किए। 1833 तक अंग्रेजों ने
मुगलिया तर्ज के सिक्कों को बहाल रखा। 1858 में गदर के बाद मुगल शहंशाह को बरतरफ करके मलका विक्टोरिया को हिंदुस्तान की हुक्मरान करार दिया गया। नाज़रीन, महाराजा रंजीत सिंह, जिनको पंजाब की धरती का हीरो कहा जाता है, उन्होंने यहाँ पर अपनी मजबूत सल्तनत की बुनियाद रखी। अंग्रेज़ जो कि बरसगीर पर धीरे धीरे काबिज़ हो रहे थे और फाइनली उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को माज़ूल करके पूरे बरसगीर पर कब्ज़ा कर भी लिया। और इस दौरान उसको मुख्तलिफ़ जगहों पर बगावतों का सामना भी करना पड़ा, जिसे आहिस्ता आहिस्ता उसने ख़त्म भी किया। और 1858 की जंग आज़ादी के बाद मुकम्मल तौर पर यहाँ की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और ताज बरतानिया जो है उसके अंडर पूरी सल्तनत जो है वो आ गई। लेकिन पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह के ख़िलाफ़ उनको अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा करना पड़ा था, तब जाकर ये 80 साल दौर का ख़ात्मा हुआ। और यहाँ पर मेरे सामने उसी दौर की यादगार कुछ सिक्के भी मौजूद हैं, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह से लेके उनके बाद के जो फरमारवा हैं उनके अहद के सिक्के भी हमें दिखाई दे रहे हैं। (1769) में रंजीत सिंह सिखों का हुक्मरान बना और उसने लाहौर को अपना दारुल खिलाफा बनाया। उसने 40 साल तक हुकूमत की। कहा जाता है कि रंजीत सिंह को एक कश्मीरी लड़की मोरा बहुत पसंद थी, जिसकी वजह से उसने सिक्कों पर मोर की दुम बनवाई और ये सिक्के मोरा शाही के नाम से मशहूर हुए। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि हर दौर में हुक्मरानों ने सिक्कों की सूरत में अपनी छाप जो है वो इन पर नक्श की। तो ये कैसे मुमकिन था कि अंग्रेज़ यहाँ पर हुकूमत करे और वो अपने अक्स को नक्श ना करे। इस वक्त हमारे सामने बरतानवी अहद की अक्कासी करते कुछ सिक्के मौजूद हैं, जो हमें मुख्तलिफ़ शक्लों में भी दिखाई दे रहे हैं। इस दौर में सिक्के गोल भी थे, लेकिन उसके साथ साथ आपको चौकोर शक्ल में भी सिक्के दिखाई दे रहे हैं। इनके साइज़ भी मुख्तलिफ हैं और इन पर बरतानवी अहद के जो हुक्मरान थे उनकी तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ने बंगाल के मुगल सूबेदार से मालियात की वसूली के इख्तियारात हासिल कर लिए और इस तरह एक सदी के अंदर अंदर पूरे खित्ते पर अपनी बालादस्ती कायम कर ली। 1833 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत मुगल तर्ज के सिक्के ही जारी करती रही। 1858 में फौजी बगावत के नतीजे में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत खत्म हो गई, साथ ही मुगलिया हुकूमत का खात्मा भी हो गया और बरसगीर पाको हिंद बरतानवी ताज के तहत आ गया। इस तरह मलका विक्टोरिया के नाम के सिक्के जारी हुए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तानी सिक्कों के पैनल के सामने, जहां पर 1948 से ऑनवर्ड हमारे सामने मुख्तलिफ अशकाल के सिक्के मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ वक्त में पाकिस्तान में ढाले जाते रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे करेंसी नोटों की तरफ और आपको बताएंगे कि किस अहद में किस तरह की करेंसी नोट जो हैं वो हमारे सामने आते रहे हैं। नाज़रीन, सिक्कों के बाद कागज़ी करेंसी का रिवाज आम हुआ, जो आज तक जारी है और सबसे मकबूल करेंसी जो है वो कागज़ी नोटों ही को समझा जाता है। अगरचे हर मुल्क में, हर जो है कॉन्टिनेंट में सिक्के भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा अहमियत जो है वो करेंसी नोटों को दी जाती है जो कागज़ी हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ करेंसी नोट हैं जो कि पाकिस्तान में मुतारिफ करवाए जाते रहे मुख्तलिफ अदवार में। इनको कागज़ी नोट भी कहा जाता है और ये कागज़ी करेंसी आप देख सकते हैं जो मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान में पब्लिश की जाती रही है। इसके ऊपर आपको कुछ तस्वीर दिखाई देती हैं जो कि ताज बरतानिया ही के तहत आती हैं। अच्छा, एक तो बहुत गलतफहमी है कि कॉइन्स हमेशा जो है वो लेन देन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च
और अकॉर्डिंग टू मी कि मैं गुज़श्ता 34 ईयर्स से इसी शोबे को डील कर रही हूँ। कॉइन्स लेने देने के अलावा एक मीडिया का रोल भी प्ले करते हैं और करते थे, क्योंकि उस वक़्त ना अखबार होते था ना टीवी होता था। तो हमेशा जब भी कोई किंग रिप्लेस होता था तो उसका या मस्जिदों में ऐलान होता था, लोकली तो मस्जिदों में ऐलान हो जाता था, लेकिन बाकी जो उसके मतलब उसके मातहत जितनी भी रियासतें थीं, क्योंकि बाज़ हुक्मरान ऐसे थे मुग़लों में भी, मुग़लों से पहले भी, जिनकी बहुत दूर दूर तक सल्तनतें फैली हुई थी। और ये BC के भी हुक्मरान ऐसे थे हमारे पास इंडो बैक्ट्रियन में, जैसे मनंदर है, जैसे यूक्रिटाइडस था, अकबर आज़म था, शेरशाह सूरी था। तो जब इन्होंने अगर ज्वाइन भी कर मतलब एज अ किंग ये बैठते भी थे तख्त पर, तो इसका फौरी तरीका ये था कि ये घोड़े दौड़ा दिए जाते थे, जैसे मतलब मैसेजिंग का बड़ा अच्छा सिस्टम था। तो वो उस जगह पे जहाँ पर मिंट्स थी, मिंट्स का पूरी डिटेल है कि जिस जगह पे जो रियासत इनके ज़ेरे असर थी वहाँ पर मिंट्स मौजूद थी, और उन मिंट्स में फ़ौरी तौर पे वो कॉइन्स इशू हो जाते थे उनके नाम पे। तो इस तरह मैं और आप आसानी से बाखबर हो जाते थे कि वो पुराना बादशाह मर गया है, उसकी जगह उसका बेटा आ गया है, या बगावत हो गई है तो फ़ला नया बादशाह आ गया है। कॉइन्स जो हैं वो हिस्ट्री को जोड़ते हैं। हमारे बाज़ पीरियड ऐसे हैं जिनके बारे में हमें हिस्ट्री से बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता, और स्पेशली जो मेरा पीरियड है, जो मैंने आपको बताया है अलेक्जेंडर के बाद, इंडो बैक्ट्रियन, इंडोसिडियन, इंडो पार्थियन एंड सम कुशान्स, ये पीरियड तारीख पीरियड कहलाता है। इसके बारे में अगर आप इंस्क्रिप्शन या एक्सकवेशन या उन पे जाएं तो हमें सिर्फ 7 रूलर्स का पता चलता है, लेकिन कॉइन वाहिद ज़रिया है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर 47 बादशाह और 3 मलकाओं ने हुकूमत की है। अगर ये कॉइन्स ना मिलते तो उनकी हिस्ट्री ही ना होती। तो ये हिस्ट्री को जोड़ने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सिक्के हमेशा धात से बने होते हैं। सिक्के सोना, चांदी, कॉपर, बिलन, और वो एक और धात होती है यार, निकल। सोना, चांदी, कॉपर, सोना, चांदी, तांबा, निकल और लेड, ये बिलन जिसको हम लेड कहते हैं। तो बिलन जो है वो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि बिलन हमें सिर्फ सल्तनत पीरियड में मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता। इंडो बैक्ट्रियन के कॉइन्स हमें ज़्यादा चांदी में मिलते हैं, सोने में बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, कुशाना पीरियड में हमें चांदी मिलती ही नहीं है, सिर्फ सोना मिलता है या कॉपर मिलता है। चूँकि इस दौर की रिटन हिस्ट्री नहीं है तो हमें नहीं पता कि एकदम से सोने की कानें कहाँ से दरियाफ्त हो गई। तो लेकिन ये कि ये इस पे बड़ा रिसर्च हुई है, बहुत लिखा गया है। तो अगर मज़ीद कोई लोग पढ़ना चाहें तो वो कंसल्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ़ बुक्स को, कि जो पीरियड अब हमारा पब्लिकेशन के लिए तैयार है उसमें ज़्यादा सोना है या कॉपर है। चांदी के सिक्के अव्वल तो बहुत इक्का दुक्का हैं और ज़्यादातर वो कॉपीज़ हैं, तो इसलिए बहुत केयरफुली उनको परचेज़ करना चाहिए। लेकिन सिदियन एंड पार्थियन दौर में हमें सोना बहुत कम, बहुत रेयर मिलता है, सिर्फ कॉपर मिलता है। इट मीन्स कि उनके इकनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी। सिक्का हर दौर की पूरी तारीख बताता है। एक सिक्के पे पूरी PhD हो सकती है। सिक्के से हमें पता चल सकता है कि किसकी इकनॉमिक कंडीशन क्या है। जैसे अब हमारे पाकिस्तान के जो सिक्के हैं उनकी बहुत बुरी हालत है, बहुत पुअर कंडीशन में है। मतलब अगर आप हाथ में रखो आपको वज़न का एहसास नहीं होता। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहेगा। तो आज से 3-4 हज़ार साल बाद हमारे अगर सिक्के अव्वल तो ये बेचारे इतने वो गंदे बने हुए हैं कि वो ये तो मिट्टी मिल जाएंगे। अगर निकले भी तो वो लोग हमें बड़ी आसानी से असेस कर सकेंगे जो उस वक़्त के लोग होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की 2020 में, 2018 में, 2017 में पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर थी। तो सिक्कों की मदद से हम उस दौर को
हर लिहाज से जज कर सकते हैं। उनका लिबास कैसा था, उनका जेवर कैसा इस्तेमाल करते थे, उनकी इकनॉमिक कंडीशन कैसी थी, उनका रहन सहन कैसा था। जैसे कुशाना पीरियड में कनिष्का जो बुद्धिज़्म के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका लिबास वही है जो आजकल हम पहनते हैं, ट्राउज़र और अंगरखा, जो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। तो मतलब ये 2nd सेंचुरी AD का है कनिष्का। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तकरीबन कोई 400 साल पहले इसका कनिष्का का सिक्का आया था। तो उस वक़्त का जो लिबास है, उसका रहन सहन है, उसकी जो टोपी है, वो सारा कुछ अभी तक हमारे इस्तेमाल में है। तो सिक्का हमें हर तरह की मालूमात दे सकता है। सिक्का, एक छोटा सा सिक्का, उसको आप अगर पढ़ने वाले हों तो आप पूरे उस दौर को एनालाइज कर सकते हैं। लाहौर म्यूज़ियम का कॉइन सेक्शन वो वाइट सेक्शन है जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। इसमें ब्रिटिशर्स ने 3 वेल डॉक्यूमेंटेड कैटलॉग्स बनाई थी, जिसमें एक कैटलॉग जो वॉल्यूम 1 है 1914 में पब्लिश हुई थी। उसमें उसने अलेक्जेंडर के बाद जो रह जाने वाली बाकियात थी जिन्होंने यहाँ पर रूल किया, उसमें 4 डायनेस्टी थी, जिसमें इंडो बैक्ट्रियन, इंडो सिदियन, इंडो पार्थियंस एंड इंडो कुशान शामिल हैं। दूसरी कैटलॉग जो है ये 1914 में बनी थी, और दूसरी कैटलॉग जो है वो 1934 में बनी थी, वो मुग़ल कॉइन्स पे मबनी है। इसमें आपको ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक जो आखिरी मुग़ल ताजदार था उसके कॉइन्स मिलते हैं। फिर तीसरी कैटलॉग जो है वो दुरानी पीरियड पे मबनी है। तो लाहौर म्यूज़ियम में इसकी ख़ास बात यह है कि दुनिया भर में अगर कोई पाकिस्तान को नहीं भी जानता तो वो लाहौर म्यूज़ियम को ज़रूर जानता है, और वो ये दुनिया के हर मुल्क की लाइब्रेरी में ये 3 कैटलॉग्स हमारी मौजूद हैं, जिन पे रिसर्च किए बग़ैर उनका कोई काम कंप्लीट नहीं होता। और आपको ये भी मैं बता दूं कि ये हमारी जो मुग़ल कैटलॉग है, हमारे पास बिसाइड वाइट हेड, मतलब उसके अलावा जो वाइट हेड ने छापे हैं मुग़ल कॉइन्स हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जितने होने चाहिए जिस क्वालिटी वाइज उतने नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? और इसी तरह हमारा एक और पीरियड है सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो हमारे स्टार्ट होता है यहाँ पर हिंदुस्तान में, ये मोहम्मद बिन साम गौरी से लेके और ये शेरशाह सूरी तक। तो वो भी हमारा पब्लिश होने वाला है, उस पर मैंने थोड़ा सा काम किया है। लेकिन ये है कि मैं थोड़ी सी बददिल इसलिए हूँ कि गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है, वो म्यूज़ियम को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते। हमारे पास नॉन टेक्निकल डायरेक्टर्स आ जाते हैं जिनको इस काम का अंदाज़ा ही नहीं है। वो अपनी कारकर्दगी शो करने के लिए दूसरी साइड पे ज़्यादा तवज्जो होते हैं, मतलब एग्ज़िबिशन करवा ली, फीते कटवा लिए, कोई फंक्शन करवा लिया। लेकिन जो म्यूज़ियम का बेसिक काम है, एक तो डॉक्यूमेंटेशन है, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हर चीज़ को फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, हर चीज़ से मुराद मेरी एंटीक्विटी है, ताकि हमें ये पता चल सके। जो हम ये कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 60,000 ऑब्जेक्ट हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास अनएक्सेशन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एक्सेशन करना डायर नीड है, और ये कोई टेक्निकल डायरेक्टर ही करवा सकता है। मैंने एज एडिशनल डायरेक्टर इन लोगों को बारहा ये नोटिस इशू किए हैं कि आप अनएक्सेशन आइटम को एक्सेशन करो, क्योंकि अनएक्सेशन आइटम आसानी से यहाँ से रिमूव हो सकते हैं। ज़ाहिर है जब उनका रिकॉर्ड ही नहीं है तो आप क्या करेंगे। हम फ़ख्र के साथ कह सकें कि हम दुनिया के बड़े महज़्ज़ब तरीन माशरों में से एक हैं, और हैं क्योंकि जब दुनिया तारीख़ में डूबी हुई थी तो हम उस वक़्त भी बहुत तरक्की याफ्ता थे, और हमारे पास प्रूफ हैं। इससे पहले कि ये सारे प्रूफ निकल जाएं, चोरी हो जाएं, रिप्लेस हो जाएं, तो आप अल्लाह का वास्ता है कि ये इस चीज़ को बहुत सीरियसली, म्यूज़ियम को सीरियसली, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ की हर चीज़ इंटरनेशनल है।
मतलब ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जब कैटलॉग छपेगी तो एक दुनिया में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। कैटलॉग्स छपेंगी, एक ही इसका पहले वॉल्यूम मतलब 4 तैयार है हमारा, फिर इसके साथ वॉल्यूम 3 पे काम हो रहा है, फिर 2 पे हो रहा है, फिर 1 पे हो रहा है। मेरी स्पेशलिटी 1 की है, मेरा टाइम पीरियड बहुत कम रह गया है। मैं कहती हूँ पहले एक छप जाए, फिर दूसरी मतलब हम तैयार कर रहे हैं, एक तो बिल्कुल छपने को तैयार है। वो एक दफ़ा छप गई ना तो आपका ये हेरिटेज महफूज हो जाएगा हमेशा के लिए। ये याद रखिएगा कि जिस एंटीक्विटी की फ़ोटोग्राफ हो जाए, कंप्यूटराइज्ड हो जाए, पब्लिश हो जाए, वो रिप्लेस नहीं हो सकता। ये कैटलॉग जब छपेगी ना तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड भेजी जाएगी, इसलिए कि ये एक इंटरनेशनल हेरिटेज है और ये हम आपस में मिल के काम करते हैं। हो सकता है इस कैटलॉग में ऐसे नई कॉइन्स हों जो उनके पास ना हो, तो ऐसे पीरियड मतलब एक रेवोल्यूशन हो सकता है इस कॉइन्स की दुनिया में। कुशाना पीरियड में, इंडो बैक्ट्रियन में, इंडोसिडियंस में, इंडो पार्थियंस में ये एक इनकलाब बर्पा हो सकता है कि जो हमारे पास चीज़ है उनके पास ना हो। तो ये कैटलॉग जो है ये अमानत है पूरी दुनिया की। तो यहाँ के लोग जो हैं ये जैसे फेसबुक पे मेरे बहुत ज़्यादा मतलब जो म्यूज़ियम एसोसिएशंस बनी हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मेरा उनसे लिंक है। मुझे ब्रिटिश म्यूज़ियम से आए हुए 27 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन स्टिल मैं अभी भी उनसे गाइडलाइन देती हूँ और उन लोगों की बढ़ाई है कि वो मुझे प्रॉपर गाइड करते हैं। तो अब मेरी दरख्वास्त है इमरान खान साहब से, जो हमारे पीएम हैं, वो समझते हैं इसकी वैल्यू को, वो समझते हैं ये हेरिटेज है। ये हेरिटेज अगर अब भी डॉक्यूमेंट ना हुआ, इसका भी ख्याल ना किया गया, तो ये आपके हाथों से निकल जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ इस इदारे को निगलेक्ट ना करें, अल्लाह का वास्ता है इस पर तवज्जो दें ताकि ये इदारा महफूज रहे। नाज़रीन, माजी में करेंसी के लिए मुख्तलिफ धातुओं को सिक्कों की शक्ल में ढाला जाता था, जिससे चीज़ों का लेन देन किया जाता था। आज भी छोटी मालियत की करेंसी सिक्कों ही में ढाली जाती है, लेकिन रुपए के तारुफ के बाद हमारी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आई है, इस हवाले से हम लोगों की राय को अपने इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। नाज़रीन, आज के मादा परस्त दौर में रुपया जो है उसकी कदर बढ़ती चली जा रही है, लेकिन रिश्तों की अहमियत कम होती जा रही है, उनकी कदरों में फ़र्क आता जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इंसानी ज़िंदगियों में रुपये की अहमियत जो है वो किस कदर होनी चाहिए। जी अच्छा, चलो ये बात आप बता रहे कि रुपये की कदर कितने हद तक होनी चाहिए। रुपये की नहीं, आप ये देख सकते हो, देखो आजकल रुपये की नहीं डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। पहले भी एक वक्त हुआ करता था जब उस वक्त हम लोग क्या करते थे, कोई ले दे वाला एक सीन हुआ करता था, ठीक है, कोई सामान लेके दे देते, कोई वापस लेके, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि काई कबीला जो कि अर्तुगरुल ड्रामा हम लोग देखते हैं, वहाँ पे भी ये लोग जब होते हैं, जो औरतें हैं वहाँ पे ये लोग काम करते हैं, तो फिर ये दूसरों को देखते हैं, बदले में ये उनको सामान देते हैं, वो इनको दे देते हैं। तो आजकल ये एक दुनिया जो है एक टेक्नोलॉजिकल एक एरा पे हम लोग एक चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है जब तक पैसे की नहीं होती है, ठीक है, उसके अलावा हम लोगों का जो ज़िंदगी है वो मुश्किल होगा, जहाँ तक मेरा अपना ख़ुद का ओपिनियन है। और देख के ना कैसे लोगों के पास लाखों रुपए होंगे, करोड़ों रुपए होंगे, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, बैंकिंग सिस्टम जो आ गया हमारे माशरे में, तो ये बैंकों में बैंक जो सिस्टम होता है एक बहुत ही सिक्योर और बहुत ही प्रॉफिटेबल एक सिस्टम होता है, सही है। तो उस तरह अगर देखा जाए लोगों के पास इतना चीज़ें नहीं होती है, हर बंदे के लिए सहूलत मौजूद नहीं होता है, वो एक चीज़ लेके दूसरे को दे दो, फिर वहाँ से लेके एक चीज़े को दे दो, ठीक है। अब पैसा है एक बहुत ही आसान तरीका है, जैसे कि आपके पास पैसे है, आप लेके जाते हो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, आपके लिए एक आसानी पैदा किया गया, सही है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ कुछ तालिब इल्म भी मौजूद हैं जो
हायर स्टडीज़ की तरफ जो है इनका कदम उठ चुका है, अल्लाह इनको कामयाब करे। तो इनसे हम पूछेंगे कि इनके नज़दीक रुपये और इंसानी कदर में कितनी मुताबिकत होनी चाहिए और कितनी मुसाबकत होनी चाहिए। जी, मैं समझता हूँ कि चूँकि पहला दौर था, पुराना दौर था, तो उसमें जो लेन देन होता था, जितना भी कारोबार या जितने भी ये मामलात होते थे, उसमें ये था कि दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता था कि कैसे कि लोग चीज़ें लेते थे और उनके बदले में मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसे आपके पास कोई गंदम आई है तो वो आपने दे देनी है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो उनसे आपने ले लेनी है। ये जो जनरेशन है इसके दरमियान गैप बढ़ गया है, रिश्ते दूर होते जा रहे हैं, सिर्फ पैसे की कदर है और सिर्फ लोग ये समझते हैं कि बस जिसके पास पैसा है उसके साथ ही हमने रिलेशन रखना है। लेकिन पहले दौर में ऐसा नहीं था। पहले दौर में तो इस चीज़ के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इसमें किस तरह से मुताबिकत कैसे पैदा की जाए? दोनों चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए कि अगर आपने लेन देन भी करना है तो आप बैलेंस रखें, यानी जो पैसा है उसके दरमियान और जो आपके रिलेशंस हैं उनके दरमियान। यानी ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ हर टाइम आप पैसा कमाने में और पैसा खर्च करने में लगे रहें। यानी एक आपका जो बैलेंस है इन दोनों रिश्तों के दरमियान और आपके पैसे के दरमियान, जो करेंसी है आपके पास, उन दोनों के दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए। अगर हम बार्टर सिस्टम को आज के दौर में अप्लाई करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो अगर ये बार्टर सिस्टम डेफिनेटली अगर दोबारा उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसका मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उससे हमारे रिश्ते की कदरें बढ़ जाएंगी, ठीक है, और हम एक दूसरे की कदर करें और हमारे अंदर से जो है ना ये जो लालचीपन है वो ख़त्म हो जाएगा और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने डेफिनेटली अपने मुख्तलिफ़ अदवार देखे और उनमें मुख्तलिफ़ सिक्के भी देखे हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इनके दौर के सिक्कों में और आज के दौर के सिक्कों में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक़्त आज से 45-50 साल पहले वो एक रिंग की तरह था, एक पैसा उसको बोलते थे, और साइडों पे जो है ना ये घूमते पाकिस्तान लिखा होता था। वो पैसा लेकर आप दुकान पे चले जाएं, उससे आप एक गिलास लस्सी का अच्छा मिल सकता है आपको, और ये कुलचा भी, तिलों वाला कुलचा, वो भी मिलता था। आराम से आप खा पी के जा सकते हैं। अभी वो आजकल के ज़माने में 100 रुपये भी नहीं मिलता हो। मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगी कि आपने जो करेंसी का जिक्र किया कि मुख्तलिफ़ नोयत की, क्योंकि हमने ये करेंसी तो नहीं देखी है, तो उस वक्त के जो मतलब ग्रेजुअली मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ तरह की करेंसीज़ आती रही है ना, तो आज की करेंसी की क्वालिटी में और उस वक्त की करेंसी की क्वालिटी में, करेंसी मीन्स मेरा वही सिक्के से मुराद है कि क्या डिफरेंस है? उस वक्त का सिक्का जो है वो क्वालिटी वाइज कैसा था और आज का कैसा है? वो पावरफुल था, अभी ये पावरफुल नहीं है। अभी 1000 जो है ना वो एक 100 रुपये के बराबर है। अगर आप वो तो अगर आप सोचें तो वो 5 रुपये के बराबर जो है ना 1000 है। बहुत फ़र्क है। उस वक़्त लोग खुशहाल थे, इतने बच्चे भी थे, उनके स्कूल भी जाते थे वो बेचारे। हालांकि नीचे वो ये चेयर वगैरह नहीं होती थी, नीचे बैठ के देखें उनमें कितने अच्छे लोग जज बने हैं, फिर आर्मी में गए हैं, अच्छे पोस्टों पे लोग गए हैं, वहाँ नीचे बैठ के पढ़ के। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछेंगे कि किसी ज़माने में एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर 100 रुपया लिखा जाता था और वो बहुत वैल्यू रखता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर जो है वो फिगर्स बढ़ती गई, 500 आए, 1000 आए, 5000 आए। तो ये कहाँ तक जाएंगे, या यहाँ पर रुक जाएंगे या रुक जाना चाहिए? इस हवाले से इनका क्या ख्याल है, आइए बात करते हैं। जी मैम, सबसे पहले जो कागज़ की करेंसी जो शुरू में होती थी ना, वो उसकी कदर ज़्यादा होती थी। सबसे पहले 1 रुपये का नोट आया वो 1948 में, ठीक है, जो कैद आज़म ने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। उसके बाद 2 रुपये का नोट आया, ऐसे 5 रुपये का नोट आया। उसके बाद ये उस वक़्त जो हमारा रुपया था ना, जो 1 रुपया, उस वक़्त चाइना के 15 रुपये बनते थे, और ये जो हमारा 1 रुपया था उस वक़्त वो डॉलर के इक्वल हुआ करता था अमेरिका में। उस वक़्त जो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी होता था वो कैद-ए-आज़म की इज़्ज़त करता था, क्योंकि उस वक़्त हमारे हालात तो वैसे
पार्टनरशिप हो चुकी थी, मतलब डिवाइड हो चुका था मुल्क, उस वक़्त हमारे हालात डाउन थे, लेकिन उस वक़्त भी हमारी मतलब रुपये की वैल्यू थी, ठीक है। उसके बाद आस्ता आस्ता तो मतलब दौर चेंज होता गया, ठीक है। तो हमारे कुछ हुक्मरानों की भी इसमें गलती है कि उन्होंने मुल्क को अच्छे तरीके से स्टेबल नहीं किया, मतलब कारोबारी लिहाज से अगर हम इंडस्ट्रीज लगाते, वो तो मतलब ऐसा सिस्टम लगाते कि हर लोगों को फैसिलिटेट करते, तो ज़ाहिर सी बात है जो हमारा रुपया डॉलर की इक्वल था वो इक्वल ही रहना था, ठीक है ना। अभी देखने पहले 1 रुपये का नोट था, 2 का, 5 का ज़्यादा, उसके बाद फिर 100 का बना, फिर मतलब 500 का बना, फिर 1000 का बना, फिर 5000 का बना, ठीक है ना। ये जैसे जैसे नोट ऊपर जाता है ना, ऐसे ऐसे जो मतलब जो असल वैल्यू होती है ना रुपए की, वो कम होती जाती है। और इसका ये बहुत बड़ा नुकसान है कि जैसे 5000 का नोट है, इससे मनी लॉन्ड्रिंग बहुत अच्छे तरीके से आसानी से हो सकती है, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है ना। और दूसरा, जैसे हमारा मुल्क स्टेबल होता जाएगा तो वो रुपये की कदर बढ़ती जाएगी और नोट छोटा होता जाएगा। तो अभी इमरान खान की हुकूमत है, हम इसको देख रहे हैं कि इसके बहुत अच्छे मतलब ये काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि मतलब CPEC भी हमारा चल रहा है, तो वो 2030 में वो मुकम्मल हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा मतलब जो ट्रेड सिस्टम है वो अच्छे तरीके से ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि हमारे मुल्क में डॉलर ज़्यादा आएंगे और रुपये की वैल्यू बढ़ती जाएगी, डॉलर की कम होती जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पर हम इनसे भी पूछेंगे कि जो बैनुल-अक़वामी सतह पर रुपये की कदर जो है वो गिर रही है या कम हो रही है, इनके नज़दीक उसकी क्या वजूहात हैं। जी मैम, इनकी 2 ही वजूहत होती हैं। एक तो जो इनके हमारे यहाँ पे जो भी हैं बिलियनियर्स या मिलियनियर्स, उनके जो अकाउंट्स हैं वो फॉरेन बैंक में अकाउंट में खुले हुए हैं, एक वजह यह है। दूसरी ये वजह है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं यहाँ पाकिस्तान में कि उनके जो पैसे होते हैं वो स्टोर होते हैं, वो यहाँ अपने कंट्री में यूटिलाइज़ नहीं करते। वो जब बाहर जाते हैं टूरिज़म करने के लिए तो वहाँ पर वो यूटिलाइज़ करते हैं। इनकी ये 2 वजह ये है। और दूसरी वजह यह है कि करप्शन एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो हमारी रुपए की जो जैसे स्विस बैंक अकाउंट जैसे आपके सामने है केस हुआ है, तो इसी वजह से इनकी जो कदर है वो दिन ब दिन डिक्रीज़ हो रही है बैनुल-अक़वामी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आगे हम देखते हैं इसी हवाले से कि और लोग इस हवाले से क्या व्यूज़ रखते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ एक नहायत ही मुअज़्ज़ज़ सीनियर शहरी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने रुपये को अपने बचपन में कैसा देखा और आज ये रुपये को कहाँ पर देखते हैं। रुपये की ये कहानी इनके बचपन की इन्हीं की ज़ुबानी इन्हीं से पूछते हैं जी, क्या था रुपये के बारे में पहले आपका नज़रिया और अब आप उसको कहाँ पर देख रहे हैं। आज से पहले हम जब बच्चे थे वो रुपया कागज़ का नहीं होता था, वो सिक्के का होता था। फिर उसके बाद कागज़ का जो है 1 रुपया आया, वो पिछले सिक्के ख़त्म हो गया। अब 10 रुपये आ गए, उसी का वही रुपया था वो अब उतना ही 10 रुपये का आ गया है। हमारी वैल्यू नोट की ख़त्म होती जा रही है, हम पीछे जाते जा रहे हैं, आगे तरक्की जा रही है, पीछे हम जा रहे हैं। अब हर चीज़ है, रिश्तों की पहचान नहीं है, भाई भाई को नहीं मिलता। वो कहते हैं भी इनसे दूर ही रहो तो अच्छी बात है। पैसे अब हैं मगर वो बात नहीं है। पहले 100 का नोट तड़ाते थे, ख़त्म नहीं होता था। अब 5000 का नोट तड़ा लेते हैं, वो भी ख़त्म हो जाता है, उसका भी नहीं पता चलता। तो आप के नज़दीक जो है ये जो कदर कम हो रही है रुपए की, आपके मुताबिक कि कीमत तो बढ़ रही है, तरक्की भी हो रही है, लेकिन रिश्तों में कमी आ रही है या इसके अलावा रुपए की कदर जो गिर रही है, आपके नज़दीक वो जो कदर का गिरना है वो क्या वजह है। आपने अपने बचपन में पैसा खर्च किया है, अब आप कर रहे हैं, तो वो गिरावट की वजह क्या है। गिरावट की वजह ये, हम एक ही आदमी कहता है मैं इकट्ठी कर लूँ, दूसरे को खाने के लिए भी ना दूँ। इस वक्त मुझे किसी की कही हुई एक बात याद आ रही है कि जब मकान कच्चे हुआ करते थे तब रिश्ते पक्के हुआ करते थे। अब मकान पक्के हो चुके हैं लेकिन रिश्ते कच्चे हो चुके हैं, और इस मकान के पक्के करने के पीछे रुपया कहाँ से इकट्ठा किया, कहाँ से लाया, कहाँ से इसको जो है वो हमने स्टोर किया,
इसकी कहानी जो है वो हर घर की अलग है। यानी कि मुख्तसरन ये कि आज के मटेरियलिस्टिक दौर में रुपए के पीछे हम इस कदर भाग रहे हैं और इसकी वैल्यू जो है वो गिर रही है, लेकिन रिश्तों की कदर जो है वो भी ख़त्म होती जा रही है। तो रुपए की कदर और रिश्तों की कदर में तवाज़ुन जब हम बरकरार करना सीख लेंगे तो शायद हमारी तरक्की को और ज़्यादा तेज़ रफ्तारी मिल जाएगी। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। अपने आज के प्रोग्राम में हमने नहायत अर्करेज़ी से और बहुत ही तहकीक और जुस्तजू के बाद नहायत एक प्रेस्क्राइब सा मटेरियल आपके सामने पेश किया, क्योंकि तमाम हक़ाइक़ को आपके सामने लेके आना हमारे लिए मुमकिन न था, लेकिन जितनी भी मालूमात आप तक पहुँचाएँ यकीनन दिलचस्पी का बायस रही होंगी आपके लिए। आइंदा किसी नए मौजू के साथ, किसी नई तहकीक के साथ, नई जुस्तजू के साथ, नए वलवले के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट को और टीम जी का जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।